all. This is Chandrabhan Prasad once again. और दलित नोट पावर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्या पढ़ें बाबा साहब की रचनाओं में प्रायोरिटी के साथ? ऐसी कोई लिस्ट हमारे सामने नहीं थी और जो भी मेरा अध्ययन और अनुभव है मैं उसके हिसाब से काफी विश्वास से मैं यह कह सकता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के जो फॉलोअर्स हैं और जो डॉक्टर अंबेडकर की किताबें अपने घर में रखते हैं, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का ठीक से अध्ययन नहीं किया है, या अध्ययन किया है तो यहाँ से वहाँ पता नहीं किस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं। बाबा साहब का इतना बड़ा रचना संसार है। तो ये जो सीरीज हम चला रहे हैं उस सीरीज में क्या पढ़कर अंबेडकरवादी बने, आज हम साइमन कमीशन के बारे में बात करेंगे। साइमन कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस का एक 7 सदस्यीय ग्रुप था जिसका गठन 1927 में हुआ था। इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन और इसी वजह से इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन पड़ा। वैसे इसका ऑफिशियल नाम था स्टैट्यूटरी कमीशन। तो इस कमीशन का कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध किया। मोहम्मद अली जिन्ना की पार्टी ने भी, मुस्लिम लीग ने भी इसका बाइकआउट किया, यह कहते हुए कि इसमें कोई इंडियन मेंबर नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। और कांग्रेस का साइमन गो बैक का स्लोगन चारों तरफ लगता था जब 1928 में साइमन कमीशन इंडिया आया। साइमन कमीशन का उद्देश्य था कि 1935 में आने वाले कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के लिए जो है लोगों से बातें की जाएं और लोग किस तरह के सुधार चाहते हैं। 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद यह जरूरी हो गया था। चूंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था तो वह एक अलग चैप्टर है। बाबा साहब अम्बेडकर और बहुत सारे लोगों ने, संगठनों ने साइमन कमीशन के साथ सहयोग किया और अपनी अपनी बातें रखी। अभी तक जो मैं बातें लोगों को करते हुए सुनता हूं तो ऐसा लगता है कि साइमन कमीशन इंडिया में किसी पॉलिटिकल क्राइसिस को रिजॉल्व करने आया था और इसलिए बहुत सारे लोग अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कमीशन के सामने प्रस्तुत कर रहे थे। तो शायद बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ऐसा ही किया होगा। इस पर कोई क्लैरिटी है ही नहीं। हालांकि अम्बेडकरनामा में डॉक्टर रतनलाल ने इसको काफ़ी ठीक से 4 साल पहले बताने की कोशिश की है और वो एक एंगल बहुत ही अच्छा बताया भी है उन्होंने। पर जो मेरा ध्यान इस पर जो गया है वो ये है कि कमीशन में बाबा साहब ने कई तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। इनके आखिर में इनके इंटरव्यू हुए हैं। ये है पार्ट बी, यह वॉल्यूम नंबर 2 में छपा है। स्टेटमेंट कंसर्निंग द state of education of the depressed classes in the Bombay presidency, submitted by Baba Saheb Ambedkar on so and so date 29th May 1928। यानी यह स्टेटमेंट मूलतः डिप्रेस्ड क्लासेस यानी दलितों के एजुकेशन से संबंधित है। एक बार मैं
फिर से कह देना, रिपीट करना चाहूँगा, साइमन कमीशन के सामने बाबा साहब अंबेडकर का मई का दिया हुआ प्रतिवेदन मूलतः दलित एजुकेशन से संबंधित है, और जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं लगता है कि उन्हें अपने को अंबेडकरवादी क्लेम करना चाहिए। इस एजुकेशन में, इस अपने प्रतिवेदन में बाबा साहब अंबेडकर ब्रिटिश गवर्नमेंट में एजुकेशन की शुरुआत से लेके, जो पहला इसमें है उप चैप्टर फ्रॉम 1813 टू 1854, आपको शायद यह मालूम हो कि 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर एक जिम्मेदारी दी कि कम से कम 1 लाख रुपए प्रति माह, प्रति वर्ष आप भारतीयों के एजुकेशन पर खर्च करेंगे। यह भी मैं बता देना चाहूँगा कि एक इवेंगलिस्ट ग्रुप था जो क्रिश्चियनिटी के फैलाव प्रसार में जुड़े हुए थे। उसमें लॉर्ड मैकाले के फादर भी थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को मजबूर किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट को मजबूर किया कि भारतीयों के एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए हर साल खर्च किए जाएं। और आपको यह भी बता दें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय ब्रिटेन को रिप्रेजेंट नहीं करती थी, ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश देश को नहीं रिप्रेजेंट करती थी, एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। ब्रिटिश का अधिकार भारत पर 1858 में हुआ, 1857 की मेरठ म्यूटिनी के बाद। इसके पहले 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के रूप में इंडिया में काम करती रही। फिर इसके हाथ में प्लासी के युद्ध के बाद शासन आ गया। तो इसमें बाबा साहब ये बताते हैं कि किस तरह से शुरू में एजुकेशन की शुरुआत हुई। साइमन कमीशन का जो हिस्सा हमें पढ़ना चाहिए वह है 407 से 488 वॉल्यूम 2 में छपा है। उसमें बाबा साहब एक उद्धरण देते हैं ब्रिटिश डॉक्यूमेंट को मेंशन करते हुए। अगस्त 1855 में अहमदनगर, जो एक बड़ा जिला है महाराष्ट्र में, पुणे से हम समझते हैं पूरब पड़ता है, वहाँ से एक प्रतिवेदन आया कि हम लोग एक स्कूल की बिल्डिंग बना दिए हैं। लो कास्ट के लोगों का इसमें कहा जा रहा है। और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम के जो एडिटर्स हैं वो ये कहते हैं इसमें डिप्रेस क्लासेस और बैकवर्ड क्लासेस शब्दों का आपस में इस्तेमाल हुआ है। कहने का मतलब है मेनली ये डिस्कशन अगर डिप्रेस क्लासेस हो या बैकवर्ड क्लासेस हो तो इसका मतलब दलित समाज उस समय का। तो वहां पर के दलित लोगों ने एक प्रतिवेदन दिया था कि हमने बिल्डिंग भी बना दिया है और स्कूल टीचर के आधे वेतन की भी हमने व्यवस्था कर दी है, हमें एक अच्छा स्कूल टीचर दिया जाए। तो इसकी अनुमति मिल गई है। यह आपस में करस्पॉन्डेंस कंपनी के ऑफिशियल्स कर रहे हैं। उसी करस्पॉन्डेंस में एक मजेदार तथ्य सामने आता है कि हायर, उस समय की स्कूल एजुकेशन इंग्लिश में थी और महंगी थी। तो फिर ब्रिटिश लोगों ने आपस में बातचीत शुरू किया कि जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा के लिए अलग से व्यवस्था की जाए। तो
यह बात जब आई सामने तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स आपस में करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, जिसको बाबा साहब उद्धृत कर रहे हैं। उसमें ये कह रहे हैं कि अगर गरीब लोगों को एजुकेशन दिया जाएगा तो उसमें डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग भी स्कूल की दीवारों तक पहुंच जाएंगे बड़ी संख्या में। तब क्या होगा? फिर कोई और एक ब्रिटिश ऑफिसर कह रहे हैं, जो पृष्ठ 415 पर छपा है, कि अगर ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग भी एजुकेशन ले लेंगे, अच्छी एजुकेशन अगर उनको मिल जाएगी, तो वह भी जज और कलेक्टर और आदि आदि बनने की कोशिश करेंगे। तब क्या होगा? उनके एम्बिशन को कौन रोक पाएगा? तो ये सब सारी बातें बाबा साहब इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दलित लोगों को यह समझना चाहिए, अगर वो बाबा साहब अम्बेडकर को समझना चाहते हैं कि दलित एजुकेशन डॉक्टर अम्बेडकर के व्यक्तित्व में, विचारधारा में, उनकी फिलॉसफी में कितना ऊंचा स्थान रखता है। अगर आधुनिक अम्बेडकरवादी अम्बेडकर साहब को ठीक से पढ़े होते तो उनके विचार में भी आज दलित एजुकेशन सबसे ऊपर होना चाहिए। और जो लोग भी दलितों में पहली पीढ़ी में पढ़ाई करके नौकरी में आए, तो ये सारे लोगों को ये मानना चाहिए कि किस तरह से अम्बेडकर ने उनके लिए संघर्ष किया था। और साइमन कमीशन के इस दस्तावेज में हमें ये दिखाई पड़ रहा है। बाबा साहब उस समय के एजुकेशन के जो दौर थे उसका जिक्र करते हैं। 1843 से लेके 1855 तक, 1854 तक, जब मैकाले का एजुकेशन सिस्टम भारत में लागू हुआ। फिर 1854 से 1882 तक, जब पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन बना W हंटर की अध्यक्षता में। फिर 1882 के बाद से 1923 और 1923 के बाद, तो यह जो है इसी दौरान बाबा साहब कैरा डिस्ट्रिक्ट है, हम समझते हैं गुजरात में पड़ता है, उसका जिक्र करते हैं कि बहुत सारे दलित स्कूल में आ गए और उनका एडमिशन हो गया। इससे वहाँ का गैर दलित समाज नाराज हो गया। अपने बच्चों को भी कुछ स्कूलों से विड्रॉ कर लिया, 5-6 स्कूल बंद हो गए और दलितों की फसलों और घरों में आग लगा दी गई। तो इतना जो संघर्ष बाबा साहब ने ब्रिटिश साइमन कमीशन के लोगों को, मेरी समझ से वह शर्मिंदा कर रहे थे कि देखो आपके लोग इंडिया में कैसे शासन कर रहे हैं, आपस में किस तरह की बातें कर रहे हैं कि गरीबों को एजुकेशन दिया जाएगा तो दलित भी इसमें शामिल हो जाएंगे, और दलित अगर एजुकेशन ले लेंगे तो फिर ये ऊंची पोस्ट पर जाने की आकांक्षा इनमें बढ़ जाएगी। तो और भारत के लोग जिस पर आप शासन कर रहे हैं, दलितों का एजुकेशन में आने से वो इतने परेशान हैं कि खुद अपने बच्चों को विड्रॉ कर ले रहे हैं स्कूल से, स्कूल्स को बंद होना पड़ रहा है और दलितों के फसलों और घरों में आग लगा दी जा रही है। उन्होंने केरल के, शायद उस समय वह हिस्सा तमिलनाडु के साथ था या मद्रास प्रेसिडेंसी में था, वहाँ पर दलितों के लिए एक स्पेशल स्कूल खुला। तो नैयर बॉयज जो अपर कास्ट माने जाते हैं केरल के, वो इस दलित बच्चों की रास्ते में ही उन पर हमले कर देते थे और उनकी कापियां किताबें छीन लेते थे। तो ये सब दौर से गुजर कर हम आज इस स्थिति में हैं और धीरे धीरे वो सारे अधिकार अब कम या खत्म होते जा रहे हैं। इसके बाद एक सी सेगमेंट है, पेज 429 से पेज 458 तक है, जिसमें बाबा साहब डिप्रेस क्लासेज यानी दलितों के
रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंटेशन लेजिस्लेचर में, सर्विसेज में, खास तौर से आर्मी और नेवी में भी है। वो ये कह रहे हैं कि किस तरह से हमारे लोगों की संख्या नगण्य है। इसके बाद अन्य मसलों को जो डी सेक्शन है, जो पेज 459 से लेकर 489 तक है, फ्रॉम पेज 459 टू पेज 489 वॉल्यूम 2। तो इस तरह से बाबा साहब को समझने के लिए जरूरी है वह सेगमेंट जिसका संबंध, जो मेरी समझ से बाबा साहब की सारी रचनाओं में मेरे लिए सर्वोपरि है, वो सारी रचनाएं जिससे दलित समाज को फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट जॉब और लोकसभा विधानसभा में प्रतिनिधित्व का जो अधिकार मिला है, उसी हिसाब से हमने साहित्य का ये चयन किया है और आगे हम करते रहेंगे। इसी कमीशन के में बाबा साहब की प्रस्तुति के आधार पर ही राउंड टेबल की जरूरत पड़ी और राउंड टेबल में बाबा साहब को निमंत्रण मिला और एक नए इतिहास की शुरुआत हुई। अगर आपको यह एपिसोड, यह सीरीज पसंद आ रही है तो कृपया इसको आप सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें अपने मित्रों में, और संभव हो तो दिए गए बैंक अकाउंट पर कंट्रीब्यूट भी करें। जय भीम, जय भारत।